जय हिंद। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मालदीव में क्या है और श्रीलंका में क्या है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी। जैसे सार्क कंट्री हमने कंप्लीट किए थे, तो सार्क कंट्री की मैंने दो कंट्री आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा बता दिया था कि यहाँ पे ये चीजें हैं। तो आपने लगभग ओवरऑल चीजें को तैयार की होगी। ठीक है, तो श्रीलंका और मालदीव से भी क्वेश्चन पूछेगा तो उससे आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे मैं रिमाइंड आपको कराना चाहूंगा कि आपको ये एटलस की बुक ऐसे खरीदना है, क्योंकि बिना एटलस के मैप पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस एटलस में क्या होता है कि जो चीजें यहाँ पे हमको पूरी तरह से अच्छे से नहीं दिख पाती हैं, तो एटलस में क्या है, जैसे यहाँ पे इंडिया दिख रहा है तो इंडिया में पूरा विस्तार से हमें पूरा इंडिया का मैप बनाया गया है। इंडिया में हर स्टेट का बनाया गया है। जैसे ये पाकिस्तान है, श्रीलंका है, तो इसमें मतलब श्रीलंका का पूरा एक पेज है, पूरा चित्र बनाया गया है मैप। तो उससे आप चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे मैंने उस दिन चर्चा किया था कि श्रीलंका में नीचे हम्बनटोटा बंदरगाह है, तो हम्बनटोटा बंदरगाह इसमें एकदम प्रॉपर आपको दिखेगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा, ये एटलस की बहुत जरूरी है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एटलस मैप आपको जो है परचेज करना पड़ेगा। जैसे आप ये देख पाए, ये यहाँ पे श्रीलंका का मैप है, ये श्रीलंका। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि श्रीलंका का फिजिकल मैप है और ये श्रीलंका का पॉलिटिकल मैप है। तो यहाँ पे देखो आपको आसानी से हर चीजें दिख रही होंगी। जैसे ये नीचे हम्बनटोटा बंदरगाह यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोलंबो, ये इसके नीचे जस्ट नीचे जैसे जयवर्धनपुरम इसकी कैपिटल वर्तमान में है। जो ये कैंडी इसके पहले थी, सबसे पहले उसके पहले अनुराधापुर थी। यहाँ पे ऊपरी का पार्ट जाफना है, पोर्ट पॉइंट पिट्टू। तो ये सारी चीज आपको क्लियरली दिखेंगी। तो इसके लिए आपको एटलस की बुक खरीदना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बहुत सस्ती है। एक और आती है खान सर वाली है, ये सस्ती बुक आती है। ये लगभग आपको 120 या 130 रुपए की पड़ जाएगी। और यदि आप दूसरी लेंगे स्टूडेंट एटलस वगैरह, या आप दूसरी लेती हैं तो आपको थोड़ा सा महंगी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम आगे का थोड़ा सा शुरू करेंगे। तो हमारा श्रीलंका हो गया था और मालदीव हो गया था। मालदीव श्रीलंका के बाद आता है इंडिया। तो इंडिया में क्या है, बहुत सारी चीजें हमको पढ़ना है, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इसमें हमको बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए एक इंडियन मैप अलग एक मतलब इसका होता है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब आज हमको पढ़ना है पाकिस्तान में। क्या पढ़ना है आज? पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में बताता हूँ। ये जो पाकिस्तान है, आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान और भारत एक ही थे। मतलब जो पाकिस्तान था वो भारत का ही हिस्सा था। तो जैसे 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमको क्या मिली? आजादी मिली अंग्रेजों से। तो आजादी से एक दिन पहले मतलब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हमसे क्या हो गया? आजाद हो गया। मतलब अंग्रेजों ने 14 अगस्त 1947 की रात को इसको पाकिस्तान को क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। तो पाकिस्तान को आजादी नहीं मिली, पाकिस्तान का जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ। अब इसका कोई इतिहास ही नहीं है, क्योंकि ये चीज क्या थी, मतलब एक ही था पहले पूरा देश, और ये यहाँ से अलग हो गया। इसका क्या इतिहास है? कुछ इतिहास नहीं है। आज भी यहाँ का जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो यूरोप की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। मतलब इसकी स्कूलों में, अब जो भी स्कूल है भी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा आतंकवादी क्षेत्र है, लेकिन यदि है भी है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे क्या इसका इतिहास ही नहीं है। यदि इतिहास पढ़ाएगा तो इसको भारत का इतिहास पढ़ाना पड़ जाएगा। तो ये भारत का इतिहास तो पढ़ाएगा नहीं, इसलिए यूरोप का हिस्ट्री पढ़ाता है, क्योंकि इसका कुछ हिस्ट्री है ही नहीं। इसका जन्म हुआ है 14 अगस्त 1947 को, इसका क्या है? जन्म हुआ है। और आपको तो पता ही है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु इन द सेंस कि ये कभी न कभी जो है मरेगा और भारत में मिलेगा, और भारत में मिलेगा तो हमारा अखंड भारत का जो है क्या है? सपना साकार होगा। तो चलिए, वो सेकेंडरी चीजें हैं। आज हम पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि पाकिस्तान का जन्म, यानी पाकिस्तान को आजादी बोल सकते हैं आप, कि इसका जो उदय है वो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप यदि मैं मैप में आपको दिखाना चाहूं तो एक मिनट, मैप खोल रहा हूं मैं। ये पाकिस्तान का आपको मैप यहाँ पे मिलेगा, ये पाकिस्तान। और यदि इसमें दिखाना चाहूं तो ये इंडिया के जस्ट बगल में आपको पाकिस्तान मिलेगा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के आप जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ग्वादर बंदरगाह। बंदरगाह के डिफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि बंदरगाह किसको बोलते हैं? जहाजें जहां पर आती हैं, जहां से माल ढोया जाता है, उतारा जाता है, उसी को बंदरगाह बोलते हैं। तो पाकिस्तान का सबसे फेमस बंदरगाह आपको पाकिस्तान के सबसे नीचे हिस्से मिलेगा। ये सबसे नीचे, ये पाकिस्तान है पूरा। तो इस पे दो मैप है, एक अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का मैप ये आपको ये ग्रीन कलर से, हरा कलर से, ये पाकिस्तान का मैप है। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा ग्वादर बंदरगाह। क्या मिलेगा? ग्वादर बंदरगाह। तो पाकिस्तान के सबसे नीचे कौन सा बंदरगाह है? ग्वादर बंदरगाह। आप एक मैप की बुक खरीदेंगे तो इसमें आपको एक हाईलाइटर लेना है, और जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे आपको नीचे क्या कर लेना? हाईलाइट कर लेना है। तो ग्वादर बंदरगाह मिल गया। फिर ग्वादर बंदर के बाद
के बाद आपको क्या देखना है, इसके बगल में मिलेगा कराची बंदर। यहाँ पे कराची बंदरगाह है। क्या है? कराची। कराची पाकिस्तान का एक फेमस शहर भी है, तो यहाँ पे कराची हो गया। ठीक है, अब आपको मेनली ये देखना है कि पाकिस्तान का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये तो ये बलूचिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? बलूचिस्तान। यदि आपको मैं यहाँ पे बड़े मैप में दिखाना चाहूँ तो पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा, मतलब यहाँ से सबसे इधर वेस्ट साइड वाला, इधर से लेकर के इतना तक, ये कहलाता है बलूचिस्तान। क्या कहलाता है? पाकिस्तान का एक राज्य है। क्या है? बलूचिस्तान। ये इधर से लेकर के इधर तक ये पाकिस्तान का कौन सा राज्य है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान जो राज्य है पाकिस्तान का, उसकी कैपिटल क्या है? क्वेटा। क्या है? क्वेटा। ये यहाँ पे आपको क्वेटा देख पा रहे हो, ये क्वेटा। तो ये पाकिस्तान की बलूचिस्तान राज्य की क्या है? क्वेटा राजधानी। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको बलूचिस्तान के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, जो पाकिस्तान है वो बलूचिस्तान के साथ अत्याचार करता है। अत्याचार इन द सेंस की जो बलूचिस्तान है तो वहां पे अहमदिया मुसलमान है। कौन से मुसलमान है? अहमदिया मुसलमान। तो पाकिस्तान का क्या कहना है कि ये जो अहमदिया मुसलमान होते हैं ना, ये अच्छी कैटेगरी का मुसलमान नहीं है। अब समझिए, इसकी मानसिकता समझिए। मतलब मुसलमानों में ये बता रहा है कि जो अहमदिया मुसलमान है हमारे राज्य बलूचिस्तान में, वो कोई अच्छी कैटेगरी का मुसलमान नहीं है। इसलिए उन पर ये क्या करता है? अत्याचार करता है, उन पर मतलब बम बरसा देता है। खुद ही अब सोचिए, अपने देश में ही ये लोगों को मार रहा है। तो ये आपको और हमारा क्या सगा हो सकता है? इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कभी हमारा भला चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि जब ये अपने देश में ही लोगों को मार रहा है तो ये हमारा क्या हो सकता है? कुछ लोग इसकी बहुत तरफदारी करते हैं भारत में कि पाकिस्तान के सब लोग अच्छे नहीं, सब लोग गंदे नहीं हैं, और वहां पे मतलब कुछ लोग जो हैं जो आदमी अच्छे हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि आप एक AK-47 घर में रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। आप सोचिए, AK-47 घर में रखने की चीज होती है। इंडिया में यदि AK-47 किसी को ऐसे बाजार में मिलने लगे जैसे आजकल सब्जी वगैरह मिलती है, इसी तरह कोई AK-47 यहाँ पे बिकने लगे तो ये देश किसी काम करने जाएगा? ये भी पाकिस्तान बन जाएगा और यहाँ आतंकवादी हो जाएगी। किसी से आलू रोटी के लिए झगड़ा हुआ तो सीधे AK-47 लगा करके मार देगा धाए से। तो क्या होता है कि यहाँ पे संविधान में लिखा है कि आप अपनी रक्षा के लिए AK-47 रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आतंक फैला हुआ है। तो इस तरह का इन लोग का दिमाग है। तो बलूचिस्तान में क्या है कि सबसे ज्यादा अत्याचार करता है पाकिस्तान बलूचिस्तान के मुसलमानों से, क्योंकि यहाँ के मुसलमान क्या बोलता है पाकिस्तान के अच्छे कैटेगरी के नहीं है। और अच्छे कैटेगरी के नहीं है इस वजह से क्या है कि बलूचिस्तान वाले लोग पाकिस्तान से चिढ़ते हैं और वो लोग खुद पाकिस्तान से ये चाहते हैं कि हम लोग अलग हो जाए। मतलब बलूचिस्तान क्या है हमसे, मतलब हम पाकिस्तान से अलग हो जाए। तो लगभग ये प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि यदि आप YouTube में एक वीडियो देखेंगे मोदी जी का, तो मोदी जी ने एक बार बलूचिस्तान के बारे में बोला भी था कि बलूचिस्तान के साथ हम, बलोचों के साथ हम, मतलब उनके आदमियों के साथ हम हैं। मतलब भारत यहाँ पे क्या दिखाना चाहता है? इंडिया यहाँ पे ये शो करना चाहता है कि हम बलूचिस्तान लोगों के साथ खड़े हैं। और साथ खड़े रहने का मतलब क्या है कि आप जल्दी से जल्द अपनी आजादी की मांग करिए और पाकिस्तान से अलग हो जाइए। अब सोचिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और वैसे भी छोटा देश है, और उसमें से भी यदि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो उसके पास बचेगा क्या? तो इसीलिए हमने मतलब बलूचिस्तान के हम संपर्क में रहते हैं कि वो यदि अलग होगा तो वहां पे अराजकता फैलेगी, तो हम थोड़ा सा POK वाला मामला अपना सलटा सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई? पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य क्या है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? क्वेटा। और यदि बलूचिस्तान राज्य से क्या हो गया, देश यदि बना, तो उसकी राजधानी क्या बनेगी देश की? क्वेटा। ठीक है, ये फ्यूचर में लगभग 2030 तक ये अलग हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ बहुत अत्याचार करता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान की ओवरऑल राजधानी है वो इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद। यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद के बगल में आपको ऊपर यहाँ मिलेगा पेशावर। क्या मिलेगा? पेशावर। पेशावर जो इसका राज्य है, यहाँ पे गैर कानूनी ढंग से हथियार बेचे जाते हैं। गैर कानूनी मतलब गैर कानूनी की उसकी सरकार इजाजत नहीं देती। यहाँ पे मतलब लोग दुकान रख के मतलब हथियार बेचते हैं। जैसे अपना कैसे कपड़े वगैरह की दुकान खोल लेते हैं, तो वहां हथियार बिकते हैं बाजार में खुलेआम गैर कानूनी तरीके से। तो वहां लोग हथियार खरीदते हैं और फिर जाके बम फोड़ते हैं, किसी को भी मारते हैं, अपने देश में उछाल देते हैं, मस्जिद में बम चल जाता है। ठीक है, तो ये हाल वहां पे होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पेशावर मिलेगा। पेशावर में ये क्वेश्चन पूछता है कि गैर रूप से कानूनी मतलब गैर कानूनी रूप से जो हथियारों का बाजार है वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन रहता है पेशावर। ठीक है, पाकिस्तान के पेशावर में। पेशावर के जस्ट आपको ऊपर मिलेगा एबटाबाद। क्या मिलेगा? एबटाबाद। एबटाबाद क्या है कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने यहीं पे पकड़ा था और मारा था। ओसामा बिन लादेन आप जानते हो कि बहुत बड़ा टेररिस्ट था, और इसने क्या किया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसने हमला किया था। कब किया था?
9 सितंबर 2001 को, 9 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, ठीक है। तब ये मतलब हमला करके भाग गया। तब ये कहां पे पाया गया? पाकिस्तान के एबटाबाद में। कहां पे मिला? पाकिस्तान के एबटाबाद में। और इसने क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका का ही है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, तो अमेरिका ने इसको 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद पर पकड़ा और फिर इसको वहां पे मारा गया। तो ओसामा बिन लादेन कहां पे मिला? पाकिस्तान के एबटाबाद में। अब आप देख रहे हैं कि आतंकवादियों का यहाँ पे कि उसको टीला बोला जाता है, मतलब आतंकवादियों को पनाह देता है। वहां पे उसने इतना बड़ा हमला किया और फिर पाकिस्तान में छुप करके बैठा था। कहां पे? एबटाबाद में। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, उसके पास इतने सैटेलाइट है, हर चीज है, खुफिया एजेंसी है, तो उसने पता लगा लिया कि छुप करके बैठा है पाकिस्तान के एबटाबाद में। तो 2 मई 2011 को एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि ये आतंकवादी था, बहुत बड़ा इसका संगठन था, ठीक है। अल अबीन करके एक संगठन था इसका। तो इसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका पर हमला किया था। कब? 9 सितंबर, मतलब 9 सितंबर 2001 को, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं एक चीज और यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहूंगा। देखिए, जो पाकिस्तान की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, तो पाकिस्तान उसको क्या बोलता है अपनी भाषा में? 9/11 हमला। क्या बोलता है? 9/11। ये 9 और 11 बोलते हैं ना कि 9/11 हमला हुआ था, बोलता है ना पाकिस्तान, अमेरिका 9/11। और इंडिया में एक ताज होटल जो हमारे मुंबई में है, उसमें एक हमला हुआ था, तो उसको आप इंडिया वाले क्या बोलते हैं? 26/11। क्या बोलते हैं? 26/11। क्या बोलते हैं? 26/11। तो 9/11 का मतलब क्या है? देखिए, जो अमेरिका वाले होते हैं ना, अमेरिका वाले, तो अमेरिका वाले क्या करते हैं कि जो 9 है, ये पहले क्या लिखता है? ये 9 क्या है? पहले मतलब यहाँ पे इसको मंथ को दिखाता है। क्या दिखाता है? मंथ को। तो 9th महीना कौन सा होता है? सितंबर। और 11 क्या है? मतलब यहाँ पे इसने हमला किया था, या 9/11, ठीक है। तो ये पहले क्या लिखता है? मंथ को लिखता है, और बाद में क्या लिखता है? ईयर को लिखता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या होता है? पहले हम डेट को लिखते हैं, फिर ईयर को लिखते हैं, ठीक है। पहले हम डेट को लिखते हैं और फिर क्या बोलते हैं? ईयर को लिखते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ क्या 26/11, मतलब 26 तारीख को, और 11वां महीना मतलब नवंबर, 26 नवंबर को ताज होटल में हमला हुआ था। लेकिन ये उल्टा बोलता है अमेरिका वाला। तो बात आपको समझ में आ गई। तो ओसामा बिन लादेन कब मारा गया? 2 मई 2011 को, ठीक है। 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया। आप लोगों को बात समझ में आ गई, ठीक है। तो लगभग इतनी चीजें पाकिस्तान में है, फिर इसके पर्वत श्रेणियां है, हर चीज है, तो इसको हमको फिजिकल मैप में करेंगे, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया। क्वेटा हो गया, पेशावर हो गया, एबटाबाद हो गया। और पाकिस्तान को मतलब झीलों का प्रदेश भी बोलते हैं, झीलों का देश भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेक्स बहुत सारी है। तो ये भी क्वेश्चन बोलता है कि झीलों का नगर या नहरों का देश किसको बोलते हैं? पाकिस्तान को, ठीक है। और इसमें 2 दर्रे हैं, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा क्या है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करते हैं। मतलब पाकिस्तान, यदि आप ये बोले कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने का मार्ग क्या है? खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। दर्रा उसको बोलते हैं पहाड़ के बीच जो पतला रास्ता होता है, उसको दर्रा बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पाकिस्तान हो गया और ये अफगानिस्तान हो गया, तो इसके दोनों के बीच में जाने का रास्ता क्या कहलाता है? खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। तो एक ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर इसकी करेंसी क्या है? तो पाकिस्तान की करेंसी भी रुपया है। जैसे अपने इंडिया क्या है? रुपया है। तो इसकी भी करेंसी क्या है? रुपया है। दूसरा, पाकिस्तान ने अपने आप को 1956 में 1956 में इस्लामिक देश घोषित कर लिया। मतलब 1947 में इसका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद इसने 10 साल तो लगा दिए अपना संविधान बनाने में। 10 साल। सोचिए क्या संविधान में लिख रहा था, पता नहीं। मतलब 1947 में जन्म हुआ इसका, उदय हुआ, और 1947 से लेकर के 1957 तक, मतलब ओवरऑल 10 इयर्स, 1957 में इसने अपना संविधान लागू किया। तो सोचिए, जो देश आजाद हो गया हो, जो देश पैदा हुआ हो, वहां पे 10 साल बिना संविधान के यदि कोई देश चलेगा, तो वहां पे अराजकता फैलेगी कि नहीं फैलेगी? अराजकता इन द सेंस कि वहां पे संविधान कुछ है ही नहीं, संविधान अभी बन रहा है, तो उसके बनने के पहले 10 साल में वहां पे कैसे नियम कानून चलेंगे, क्या होगा, वो किसी को पता नहीं है। मतलब जिसका मन जो है वो कर रहा है, जिसका मन जो है वो कर जा रहा है, जिसका जो मन है मर्डर कर रहा है, कोई संविधान में उल्लेख ही नहीं है, तो कैसे कोई वहां पे कुछ प्रशासनिक सेवाएं होंगी? कुछ नहीं होंगी। तो इसलिए वहां पे अराजकता फैल गई, और फिर उसको 1956 में इसलिए क्या घोषित कर दिया गया? इस्लामिक देश। इस्लामिक देश इन द सेंस कि वो कानूनी तौर पे इस्लाम एक इस्लामिक कंट्री है। मतलब वहां पे हर एक नियम कायदा कानून इस्लाम के द्वारा तय मतलब होते हैं। जैसे हमारा इंडिया क्या है? हमारा इंडिया एक सेकुलर कंट्री। सेकुलर मतलब कि ये
मतलब हर एक धर्म को समानता देता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर धर्म को यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी नहीं दी जाती। मतलब यहाँ पे सभी धर्म क्या है, समान है। क्या है, समान है, जिसको धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष बोलते हैं हमारे संविधान के पास में। तो हमने अपने आप को किसी विशेष धर्म के रूप में नहीं जोड़ा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को एक विशेष धर्म के रूप में जोड़ लिया है, और वो एक इस्लामिक देश है। देखिए, धर्म यदि बीच में किसी देश में आ गया ना, तो उस देश का विकास संभव नहीं है, बिल्कुल उसका विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि धर्म से थोड़ा सा दूरी बना करके रखना है, और धर्म के अलावा हमको क्या करना है, अपने देश को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। लेकिन पाकिस्तान वाले धर्म को ज्यादा ऊपर रखते हैं। ठीक है, यही जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान ही यहाँ जो है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान है ना, हिंदुस्तानी मुसलमानों की जनसंख्या कम से कम 22 करोड़ है, और ये 22 करोड़ यहाँ के जो अपने इंडिया के मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान की वजह से ही यहाँ पे गाली सुनते हैं। मतलब इन 22 करोड़ जो हिंदुस्तान यहाँ के जो मुस्लिम है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तानियों की वजह से ही यहाँ पे लोग इनको क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। लेकिन यहाँ के मुस्लिम ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, और वो भारत माँ की संतान है, उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हम लोग का है। तो हमको उनके साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं करना है, लेकिन ये सब पाकिस्तान की वजह से है। और ये चीज यहाँ के मुस्लिम क्या समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको ये चीज को समझना चाहिए कि पाकिस्तान क्या है, भड़काता है। जैसे देखिए, यहाँ पे कश्मीर वाला मुद्दा भी पाकिस्तान की वजह से उलझा हुआ है। अब पाकिस्तान क्या करता है कि यहाँ पे कश्मीर में क्या भेजता है, आतंकवादी भेजता है। तो आप ये बताइए कि कोई भी सेना है या कोई भी चीज, किसी चीज को लड़ना है, तो देखिए यदि सेना है, वो कोई सैनिक है, तो उसको लड़ने के लिए क्या चाहिए, एक ड्रेस चाहिए जो आर्मी वाली ड्रेस होती है, ऊपर एक हेलमेट चाहिए जिससे गोली ना लग सके, नीचे लंबे लंबे जूते चाहिए जिससे कि जंगल वगैरह में सांप वगैरह कांटे वगैरह कुछ ना कर सके, तो तब तो वो लड़ पाएगा। गन चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, तो ये सारी चीजें जब होती है तब एक सैनिक कोई सेना है वो लड़ पाती है। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, जब यहाँ से आतंकवादी भेजता है तो वो लड़ने के उद्देश्य से तो भेजता ही है, लेकिन उनको ना तो ड्रेस देता है और ना ही हेलमेट देता है, ना ही जूते देता है। उनको क्या देता है, कुर्ता पैजामा पहना करके भेजता है। कुर्ता पैजामा इन द सेंस कि वो एक मतलब धर्म के नाम पर लोगों को भेजता है, कि धर्म के नाम पर भेजेगा, ऊपर पगड़ी पहनाएगा। तो यहाँ पे जब वो मुस्लिम लड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास वो सुविधाएं नहीं है, केवल बंदूक लिया है तो वो मारा तो जाएगा ही, और जब वो मारा जाएगा तो भारत के मुस्लिम क्या होंगे, चिढ़ेंगे कि हमारे धर्म के लोगों को यहाँ पे क्या है, मारा जाता है। मतलब अब देखिए इसकी चाल समझिए कि पाकिस्तान की चाल क्या है, इसकी टैक्टिक्स क्या है। पाकिस्तान ये सोचता है कि हम सेना को या जो आतंकवादी में भेज रहा हूं उसको ड्रेस पे ना भेज करके नॉर्मल कपड़ों में भेजूं, तो इससे क्या होगा कि नॉर्मल कपड़े में भेजा, वो वहां पे गन चलाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी भारतीय सेना उसको मारेगी। और जब उसको मारेगी तो हेडलाइन क्या छपेगी कि इंडियन आर्मी ने मुस्लिमों को मारा। मतलब उसमें ये नहीं आएगा कि इंडियन आर्मी ने पाक सैनिकों को मारा, उसमें क्या हेडलाइन में आएगा कि जो है पाक के या किसी धर्म विशेष को मारा इंडियन आर्मी ने। तो यहाँ के जो इंडिया के मुस्लिम है वो भड़केंगे, और यही क्या है पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया के मुस्लिम यदि भड़केंगे तो हमारा साथ देंगे, और यही यहाँ के लोग क्या है समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज को हमको समझना है कि पाकिस्तान की आखिर चाल क्या है, समझ पा रहे हैं। तो यही पाकिस्तान करता है। ठीक है, नहीं लड़ने से कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई तो हमने कितने युद्ध नहीं लड़े हैं, हमारे इतिहास में आप पढ़िए, अशोक जैसे राजा थे, हमने लड़ाइयों से कभी नहीं हमने डर किया है। लेकिन लड़ाई इस तरह की जो है नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान यही चीजें करता है, और यही चीज इंडिया के मुस्लिम है जो हम लोग हैं समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक चीज देखिएगा, ये जो चाइना है, ये चाइना को पता है कि भविष्य में इंडिया हमको यहां से रोकेगा। देखिए क्या होता है कि जैसे ये चाइना है, अब चाइना को कुछ भी व्यापार करना है, कुछ भी चीजें करना है, तो वो ये यहाँ से आएगा नीचे समुद्र के रास्ते, और समुद्र के रास्ते यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से निकल के और यहाँ से भी इसको कुछ माल बेचना है तो पाकिस्तान जाने के लिए अपना इंडिया तो देगा नहीं इसको रास्ता। तो ये चाइना यहाँ समुद्र मार्ग से आता था, नीचे से यहाँ से होकर के ये यहाँ से होकर के यहाँ से, और फिर जाके यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान वगैरह यहाँ पे निकल सकता था। देखिएगा ध्यान से, ये चाइना है और ये समुद्र के किनारे से ऐसे चाइना आता था। तो चाइना ने दिमाग लगाया कि फ्यूचर में भी इंडिया से कुछ झगड़ा हो गया, इंडिया से भी कुछ भी बातारिशन हो गई, 36 का आंकड़ा चल गया, तो इंडिया यहाँ पे अपनी नेवी लगा करके यहाँ पे हमको रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रोक सकता है, इसका अंडमान निकोबार द्वीप है इंडिया का, है ना। तो यहाँ पे भारतीय जो नौसेना है वो रोक सकते हैं हमको कभी इन फ्यूचर में। तो चाइना ने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना हम पाकिस्तान से क्या है सड़क बना दें। तो चाइना की आप टैक्टिक्स देखिए कितना सारा दिमागदार है। आपको मैंने श्रीलंका में भी बताया था कि ये वहां पे कूदा था हम्बनटोटा बंदरगाह में, ये बहुत दिमागदार आदमी है और कर्ज के जाल में ही ये फंसाता है लोगों को।
तो श्रीलंका भी इसकी चाल नहीं समझ पाया था, और अभी पाकिस्तान भी इसकी चाल नहीं समझ पाया, मतलब पाकिस्तान भी फंस गया। तो ये जो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह मैंने बताया ना नीचे है, तो ग्वादर बंदरगाह से लेकर के, और ये पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ से एक सड़क बना ली। ये ग्वादर बंदरगाह से लेकर के चाइना तक, देखिए चाइना है ना, यहां से यहां तक इसने क्या बना ली, सड़क बना ली, और उस सड़क का नाम दे दिया सीपीईसी। क्या सड़क का नाम दे दिया, सीपीईसी सड़क। सीपीईसी का मतलब सी से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। सड़क का नाम क्या दिया, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, ई से इकोनॉमिक, सी से कॉरिडोर, मतलब आर्थिक व्यवस्था के लिए। तो इसकी चाल आप समझ पा रहे हैं, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, यहाँ पे चाइना ने ग्वादर बंदरगाह से लेकर के और अपने चाइना तक एक सड़क का निर्माण कर लिया। अब आप देखिए, जो चाइना को यहाँ समुद्र के द्वारा नीचे से आना पड़ता था और यहाँ पे इसका व्यापार करना पड़ता था, वही चाइना यहाँ से अपना ईंधन बचाया, यहाँ से अपनी नौसेना बचाया, जो भी इसको ज्यादा खर्चा आता था वो भी बचा लिया, और यहाँ से आराम से बढ़िया से भारत होते हुए आराम से पाकिस्तान जा सकता है, और यहाँ से कहीं पे भी किसी यूरोप में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। देखें इसका दिमाग। और सबसे मतलब दुर्भाग्य कहें या कुछ भी कहें, इंडिया इसको रोक नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान का जो पीओके वाला क्षेत्र है ना, मतलब ये इंडिया में जो कश्मीर है, और कश्मीर का जो पीओके वाला क्षेत्र है, वहीं से निकाली गई है सड़क। तो यदि पीओके इंडिया में होता तो ये हम सड़क बनाने नहीं देते, लेकिन हमने, भारत सरकार इसको रोकने में नाकाम रही, वरना हमको सड़क यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये सरदर्द है हमारे लिए। ये यहीं से हर चीज लेके निकलेगा, हर चीज करेगा और इंडिया में नजर रखेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ के श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के कंट्रोल में, ऊपर से सीपीईसी सड़क बना लिया तो वो भी चाइना कंट्रोल में। हम दोनों तरफ से पिस रहे हैं, देखिए आप चाइना की चाल देखिए, और यहाँ पे इंडिया पूरा तरह से गिरा हुआ है। तो भारत सरकार को भी थोड़ा सा एग्रेसिव रहना चाहिए था कि इस सड़क को जो है नहीं बनाने देता, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने एक टर्म आपको बताया था कि हम लोग लिबरल रहते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते ज्यादा, ठीक है। तो सीपीईसी सड़क इसने बना ली, लेकिन हम रोकने में मतलब सक्षम नहीं रहे। लेकिन इसकी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप, मैंने क्या बताया कि ये जो ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान के कौन से राज्य में आता है, बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान पाकिस्तान से चिढ़ते हैं क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार करता है। तो ये बलूचिस्तानियों को हम समझाने में ये मतलब साकार हो गए कि ये जो है आप लोगों से चिढ़ता है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये चाइना को दे रहा है। तो बलूचिस्तान वाले ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है हमारे साथ, कि बलूचिस्तान में जो ग्वादर ही चाइना को दिए दे रहा है। तो वो लोग यहाँ पे जितना भी चाइना वाले आते हैं उनको मार मार के भगा रहे हैं लोग, मतलब उनके ऊपर बम फोड़ देते हैं, वो लोग भी ऐसा करते हैं। तो चाइना वाले मतलब डर के मारे यहाँ पे अपना पूरा उस हिसाब से गतिविधि नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से उनका करने का विचार था, क्योंकि यहाँ पे ये बलूचिस्तान वाले उनको परेशान कर रहे हैं। तो मतलब हमारे लिए तो ठीक ही है, नहीं तो हमारे लिए तो सर दर्द है ही। तो ये बलूचिस्तान वाले हमारा कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं, इसलिए इंडिया, आपने देखा होगा कि मोदी जी हमेशा बलूचिस्तान का जो क्या करते हैं, आप यूट्यूब में चाहे सर्च भी करिएगा कि बलूचिस्तान के बारे में पीएम ने क्या कहा था, तो वहां पे आपको उनका भाषण दिखाई देगा। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बलूचिस्तान वालों को बढ़ावा देते हैं कि ये अगर जो कुछ करेंगे तो सीपीईसी सड़क क्या है उतनी सक्सेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें चाइना ने कर रखी है, और पाकिस्तान समझ नहीं पाए। मतलब देखिए, चाइना ने ही इसको पैसा दिया है पाकिस्तान को, लो सीपीईसी का पैसा लो और तुम सीपीईसी सड़क बनाओ। चाइना ने यहाँ भी पैसा दिया, यहाँ भी पैसा दिया, तो बहुत दिमागदार आदमी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान से कुछ क्वेश्चन पूछता है तो इतने ही पूछेगा, ठीक है। तो आज यही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।